हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉम के इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 बार चेन और उसके इन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन 4 बार चेन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इस स्लाइडर क्रैंक चेन के फिगर में हम देखें तो इसमें भी 4 लिंक हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। जो फिक्स लिंक है उसे हमने कंसिडर कर दिया फ्रेम। फिक्स लिंक के साथ एक टर्निंग पेयर फॉर्म करने के साथ ये जो लिंक 2 कनेक्टेड है इसे हमने क्रैंक बोला। क्रैंक से जो कनेक्टेड है उसे बोला कनेक्टिंग रॉड और ये क्रॉस हेड। 4 बार मैकेनिज्म में 4 टर्निंग पेयर होते हैं और सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में 3 टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। लिंक 1 और 2 एक टर्निंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लिंक 2 और 3 दूसरा टर्निंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लिंक 3 और ये जो क्रॉस हेड यानी लिंक 4 है ये तीसरा टर्निंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 टर्निंग पेयर हो गया। और जो क्रॉस हेड और लिंक 4 के बीच में पेयर है वो क्या कौन सा पेयर है? स्लाइडिंग पेयर। यानी अगर सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के बारे में कहा जाए तो हम कह सकते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन कंसिस्ट ऑफ 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर एंड दिस चेन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट रोटरी मोशन इनटू रिसिप्रोकेटिंग मोशन या रिसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। जैसे ही ये जो क्रैंक है ये इस तरीके से रिवॉल्व करती है तो इसके रिवॉल्व करने से ये जो हमारा कनेक्टिंग रॉड है ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। यानी इसकी टर्निंग की वजह से हमारा कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेटरी मोशन करता है और इस ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ये जो क्रॉस हेड है ये क्रॉस हेड इस गाइड के अंदर इस तरीके से रिसिप्रोकेट करता है और इसके रिसिप्रोकेट करने की वजह से ये जो पिस्टन रॉड लगी हुई है इस पिस्टन से इसके साथ ये भी रिसिप्रोकेट करती है और हमारा पिस्टन भी इस तरीके से रिसिप्रोकेट करता है। तो ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से ये मोशन प्रोवाइड कराता है और इसमें क्या क्या कंसिडरेशन होते हैं। अब बात करते हैं इनके इन्वर्जन की। तो इसका जो इन्वर्जन है, जो सबसे पहला इन्वर्जन है वो है पेंडुलम पंप या बुल इंजन। ये पेंडुलम पंप बुल इंजन का फिगर है। इसमें ये जो इन्वर्जन हमें फॉर्म होता है यानी इस सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का ये जो इन्वर्जन है, पहला इन्वर्जन पेंडुलम पंप या बुल इंजन, इसमें भी देखिए 4 लिंक है और इन्वर्जन हम जानते हैं क्या होता है कि डिफरेंट लिंक को फिक्स करना इन्वर्जन कहलाता है। अगर कोई 4 बार मैकेनिज्म है तो उसके 4 इन्वर्जन हो सकते हैं क्योंकि हम उसकी 4 लिंक को 1 बाय 1 फिक्स कर सकते हैं। यानी एक बार किसी लिंक को फिक्स किया, दूसरी बार किसी दूसरी लिंक को फिक्स किया, तो इस तरीके से 4 बार चेन के कितने इन्वर्जन बने? 4 इन्वर्जन बने। तो इसका जो सबसे पहला इन्वर्जन है इसमें हमारे पास 4 लिंक हैं। एक है सिलेंडर, एक है लिंक कनेक्टिंग रॉड, एक ये क्रैंक ये और एक ये पिस्टन रॉड, ये जो ए और इस पॉइंट से कनेक्टेड। तो ये 4 लिंक हो गए। तो जो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का जो सबसे पहला इन्वर्जन है यानी जो बुल इंजन है उसमें हम सिलेंडर को फिक्स कर देते हैं। ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है यानी लिंक नंबर 4, इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं और इसको फिक्स करने के बाद जैसे ही हमारी क्रैंक जो रोटरी मोशन करती है, ये जो क्रैंक छोटी जो स्मॉलेस्ट लिंक दे रखी है ये जैसे ही रोटरी मोशन करती है तो इसके रोटरी मोशन की वजह से ये कनेक्टिंग रॉड इस जो फिक्स्ड लिंक है इस फिक्स्ड लिंक के अलोंग पॉइंट ए जो पिवोटेड है इसके अलोंग ऑसिलेटरी मोशन करती है, जिसकी वजह से ये जो कनेक्टिंग पिस्टन रॉड है ये पिस्टन रॉड जो है हमारा ये इस तरीके से रिसिप्रोकेट करता है, ठीक है ना। तो इसके रोटरी मोशन की वजह से ये जो पिस्टन है इसके रोटरी मोशन की वजह से ये कनेक्टिंग रॉड है ये एक फिक्स पिवोटेड पॉइंट जो है ए इसके अलोंग ऑसिलेटरी मोशन करता है और इसके ऑसिलेटरी मोशन करने की वजह से ये जो हमारा पिस्टन है ये जो पिस्टन रिसिप्रोकेटरी मोशन परफॉर्म करता है। तो ये फर्स्ट इन्वर्जन हो गया पेंडुलम पंप या बुल इंजन। नेक्स्ट आता है ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन। ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन में क्या है? ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन में भी हम ये जो लिंक 3 है इसे फिक्स कर देते हैं। इसमें भी 4 लिंक होंगी। पहले इस केस में हमने सिलेंडर को फिक्स किया था, यहां पर हमने क्या किया, इसमें भी 4 लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। इसमें हमने इस लिंक को, ये जो लिंक है ये जो टर्निंग पेयर फॉर्म कर रही है लिंक 2 के साथ, ये इस लिंक को फिक्स कर दिया और ये अगर हम आईसी इंजन की बात करें तो ये कनेक्टिंग रॉड की तरह बिहेव करती है। जैसे आईसी इंजन में कनेक्टिंग रॉड होती है फिक्स लिंक, उसी तरीके से ये बिहेव करती है और इसको हमने फिक्स कर दिया। अब इस कनेक्टिंग रॉड के फिक्स होने से जैसे ही क्रैंक रोटरी मोशन करेगा, क्रैंक के रोटरी मोशन की वजह से
ये जो हमारा पिस्टन रॉड लगा हुआ है, ये पिस्टन रॉड ऑसिलेटरी मोशन करेगा और इस पिस्टन रॉड के ऑसिलेटरी मोशन की वजह से हमारा पिस्टन रिसिप्रोकेट करेगा इस तरीके से, यानी रोटरी टू रिसिप्रोकेटिंग मोशन या रिसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटरी मोशन अगर मैं कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके की मैकेनिज्म का यूज करते हैं। तो पहले वाले बुल इंजन में हम लोगों ने सिलेंडर को फिक्स किया था, यहाँ पर हमने कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दिया। ठीक, तीसरा जो इन्वर्जन हमारा आता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये इसका फिगर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल पेयर आते हैं और थ्योरी से भी 5 नंबर का शॉर्ट नोट्स बनता है। अब इसमें देखिए, इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग स्लॉटिंग मशीन्स में करते हैं, शेपिंग मशीन्स में करते हैं, या आईसी इंजन्स में भी इसका यूज होता है। अब इसके इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो फिक्स लिंक है एसी, ये जो लिंक है एसी, ये देखिए एसी, इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया सी पॉइंट, ये जो लिंक है ये फिक्स्ड होती है एसी लिंक। इस फिगर को पहले समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये कैसे फंक्शन करती है। पहला ये जो लिंक है एसी, उसे हम लोग फिक्स्ड लिंक कंसीडर करते हैं और इसे हमने लिंक 3 कंसीडर किया अबाउट ए पॉइंट ए, ठीक है ना। ये लिंक हमारी क्या है, फिक्स्ड है। और जो लिंक ये है सीबी, ये लिंक आपको जो दिख रही है ये, इसे हमने कंसीडर किया क्या, इसे हम बोलते हैं क्रैंक। और ये एक फिक्स सेंटर सी के अलोंग इस तरीके से रिवॉल्व करती है। ये जो आपको दिख रही है ये क्रैंक, ये क्रैंक, ठीक है ना। और ये फिक्स सेंटर सी के अलोंग इस तरीके से रोटरी मोशन करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक। और एक जो है हमारा स्लाइडर लगा रहता है इस स्लॉटेड बार में, ये जो स्लॉटेड बार आपको दिख रहा है एपी, तो ये एक स्लाइडर लगा हुआ है इस स्लॉटेड बार एपी में, और ये इस तरीके से स्लाइड करता है ए से पी में, इस तरीके से स्लाइड करता है, जिसके स्लाइडिंग की वजह से ये जो हमारा स्लॉटेड बार है ये ऑसिलेटरी मोशन करता है इस पिवोटेड पॉइंट पी के अराउंड। तो क्या क्या चीजें अभी हमको समझ में आ गई कि एक एसी लिंक है जो फिक्स्ड है, ये जो सीबी लिंक है ये हमारी क्रैंक है, और फिक्स्ड पॉइंट जो फिक्स सेंटर पॉइंट है यानी सी के अलोंग रिवॉल्व करती है। एक स्लाइडर लगा हुआ है बी जो एपी के अलोंग इस तरीके से स्लाइड करता है, और इसके स्लाइड करने की वजह से ये जो हमारा स्लॉटेड बार है वो ए के अलोंग ऑसिलेटरी मोशन करता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम आगे आते हैं, इस लिंक की बात करते हैं। एक लिंक ये है पीआर। पीआर लिंक क्या करती है कि इसके मोशन को ट्रांसमिट करती है रैम को, जिसमें कि हमारा टूल लगा रहता है, और ये रैम इस तरीके से फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक करती है, यानी इस तरीके से ये आगे और पीछे जाती है टूल को लेकर, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपका ऑसिलेट करता है इस फिक्स पॉइंट ए के अलोंग, और ये जो लिंक पी आर, ये जो पी आर दे रखी है, जो ये छोटी लिंक है जो दे रखी है, ये ट्रांसमिट करती है इसके मोशन को कहां पर, रैम पर, और रैम हमारा एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है जिसे हम लोग बोलते हैं टूल ट्रेवल डिस्टेंस, ये इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, यानी स्ट्रोक के एंड पे हम देखें तो हमारे जो दो पॉइंट हैं P1 और P2, ये फॉरवर्ड में गए तब और वापस रिटर्न में आए, तो ये दोनों जो एंड पोजीशन, ये दोनों ही इस सर्कल के, ये जो हमारा कैम रोटेट करती है इसके अलाउंग कैसे हैं, टेंजेंट है। ये P1 और P2 पोजीशन क्या है, ये P1 और P2 इस टूल की एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी फॉरवर्ड में ये आए और रिटर्न में ये आए, तो ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन।
P1 और P2, ये किसकी इसकी क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। अब ये तो था इसका फिगर। अब अगर हम इसमें क्विक सिंगल इसमें क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में हमें इसके दो चीजें निकालनी है, एक तो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक या टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक निकालना हो, दूसरा कि कितना टूल ट्रेवल किया। तो जो हमने कंसीडर किया कि जो क्रैंक हमारी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब क्रैंक हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में B1 से लेकर B2 तक जाती है इस तरीके से, ऐसे, यानी ये जो क्रैंक है ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक। और जब क्रैंक B2 से B1 जाती है इस तरीके से, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक, वापस ऐसे इस बार। तो इसे हमने कंसीडर किया, मान लीजिए इस एंगल को हमने कंसीडर कर दिया अल्फा और इसको कंसीडर कर दिया बीटा, और क्रैंक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर, तो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक, या इसको हम फॉरवर्ड स्ट्रोक कह सकते हैं, अपॉन टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, ये एंगल क्लॉकवाइज जब ऐसे जा रहा है, यानी जब B1 से हम B2 तक जा रहे हैं तो ये बीटा, और जब रिटर्न कर रहे हैं यानी B2 से हम कहाँ आ रहे हैं B1 इस तरीके से, तो ये एंगल क्या है, अल्फा। अब ये पूरा 360 है, तो अगर इसे हम किसी एक एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें, यानी कटिंग स्ट्रोक के फॉर्म में या रिटर्न स्ट्रोक के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है 360 है, यानी अगर अल्फा के टर्म में इसको लिखना चाहें तो 360 माइनस बीटा, और बीटा के टर्म में लिखना चाहें तो 360 माइनस अल्फा। तो एक बार इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, और एक बार इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बीटा अपॉन 360 माइनस टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक और टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक। न्यूमेरिकल में इसमें से कुछ भी आपसे पूछा सकता है, रिटर्न स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक, पहली चीज। अब दूसरा क्या पूछा है हमने, दूसरी चीज ये पूछी है कि ये जो टूल की ट्रेवल डिस्टेंस है, टूल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि जो R1 R2 डिस्टेंस है ये टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है, और ये किसके बराबर होगा, इस फिगर में देखें तो ये जो R1 R2 है दिस विल बी इक्वल टू P1 P2। तो यहां से आया क्या, टूल ट्रेवल डिस्टेंस दिस विल बी इक्वल टू R1 R2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 P2 इक्वल। अब जरा यहां पर इस फिगर को ध्यान से देखें, ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा। ये एंगल अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो ये एंगल ये कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये एंगल अल्फा बाई 2 और ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा बाई 2। ये एंगल अल्फा बाई 2 हो गया, ये एंगल 90 है भाई। इसमें देखो इतने में, ये यहां से ये और ये, इसमें ये एंगल 90 है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। भाई इन तीनों एंगल्स को अगर हम सम करेंगे तो फॉर अ ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये 90 ये अल्फा बाई 2 क्योंकि पूरा क्या है अल्फा, तो ये अल्फा बाई 2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। अब इस P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम आपसे पूछें इस P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस ट्रायंगल में देखिए ये मिड पॉइंट है, ये P1 और P2 ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो ट्रायंगल है P1 Q और A, यानी फॉर अ ट्रायंगल A P1 Q, इस ट्रायंगल में देखते हैं। और इस P1 P2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो P1 P2 है इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ P1 Q, यानी इतना है P1 Q, इतना है P2 Q। तो इसका अगर दुगना कर देंगे तो मेरी पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी, हमने ये लिख दिया तो P1 Q। अब इस P1 Q की वैल्यू हमको निकालनी है जो हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 90 माइनस अल्फा बाई 2, यानी अगर हम यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 लगाएं
इस ट्रायंगल में अगर हमने साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 अगर हमने लगाया है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 इस ट्रायंगल में अगर हम निकालना चाहें, साइन 90 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा हमारा? ए क्यू, और कर्ण क्या हो जाएगा? ए पी वन हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखिए P1 Q A, ये वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये एंगल कितना है? 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 है, ठीक। तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ से साइन 90 क्या हो जाएगा? P1Q, ये लंब, और कर्ण क्या हो गया? AP1, यानी AP1 हाइपोटेनस। तो यहाँ से P1Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? P1Q विल बी इक्वल टू AP1 साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये देखिए ये बना हुआ, इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से, ये और ये दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये A है, ये P1 है, और ये Q है, ठीक है। ये एंगल जो दे रखा है वो कितना है? 90 माइनस अल्फा बाई 2, ये दे रखा है, और ये फिक्स है इस तरीके से। तो ये 90 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा बेस, आधार, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल गया। P1Q की वैल्यू ये है, या यहाँ पर हम इसको P1Q को और क्या लिख सकते हैं? A P1 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी ये क्या हो गया? कॉस अल्फा बाई 2, यानी इस P1Q की वैल्यू ये उठाकर हम यहाँ रख सकते हैं। हमने ये वैल्यू यहाँ रखी रख दी। तो जो हमारा टूल ट्रेवल डिस्टेंस है, यानी R1 R2 है, वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू AP1 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये आ गया कॉस अल्फा बाई 2। अब इस कॉस अल्फा बाई 2 की हमको वैल्यू निकालनी है। अब फिर से इस फिगर को देखिए, ये जो फिगर है, ये एंगल कितना है? ये एंगल है अल्फा बाई 2, ये एंगल, ठीक है। और ये एंगल कितना दे रखा है? अल्फा बाई 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 90। तो अब यहाँ से कॉस अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस ट्रायंगल में देखिए, पूरा अल्फा था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? अल्फा बाई 2। तो अब यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा बाई 2 निकालेंगे तो अल्फा बाई 2 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो जाएगा CV1 अपॉन AC, यानी ये CV1 अपॉन AC, राइट। ये 90 है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस। तो क्या होता है कॉस थीटा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया? ये पॉइंट क्या था आप हमारा? C, ये क्या था? A, और ये क्या था? B1, यानी CV1 अपॉन AC। इस वैल्यू को उठाकर हमने यहाँ रख दिया, तो जो हमारी ट्रेवल डिस्टेंस आई वो आई R1 R2 इज इक्वल टू 2 इंटू AP1 इंटू CV1 अपॉन AC। यानी इस मैकेनिज्म में हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली। पहला क्या? टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक, और दूसरा ये जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है, ये इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। कभी आपसे वो फॉरवर्ड स्ट्रोक पूछ सकता है, कभी रिटर्न स्ट्रोक पूछ सकता है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस पूछ सकता है। उस तरीके से हम इनको फाइंड करते हैं। थैंक यू।